नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। घाटमिका के नासिर और जुनैद के बोलेरो में जिंदा जलाने की घटना तो आपके आंखों के सामने होगी। देख रहे होंगे कि आरोपियों को बचाने के लिए कैसे हिंदू महापंचायतें की जा रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर से लेकर हरियाणा के फिरोजपुर में बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई। हालात ये हैं कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लगातार सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा था कि इस घटना के मुख्य संभावित आरोपी मोनू मानेसर अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन अगर आप आज तक या दूसरे जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उस पर आप देखेंगे तो उनके रिपोर्टरों को वो इंटरव्यू खुलेआम दे रहा है। पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि आज तक और बाकी जो मीडिया चैनल हैं उसके पत्रकार वहां तक ज़रूर पहुंच गए। लेकिन इस तमाम घटना, इस तमाम खबरों के बीच में एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा मुद्दा है जो खो सा गया है। मुझे विश्वास था कि जो बड़े बड़े आज के यूट्यूब के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े चेहरे हैं, शायद इस खबर को वो कवर करेंगे, लेकिन मैं केवल इंतज़ार ही करता रह गया। ये जो इतना बड़ा तथ्य है आखिर इतने बड़े पत्रकारों से छुप कैसे गया, ये मैं सोचने पे विवश हो गया। और आखिर में आकर मुझे इस विषय पर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि देश को ये जानना ज़रूरी है, देश को ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरह से एक कानून का इस्तेमाल कर कर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और उससे बच भी जा रहे हैं। आपको मैं आज कुछ लोगों के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप उनका इतिहास जानेंगे और आज के उनकी स्थिति को आप जोड़ेंगे तो आपकी ये जो कड़ी है, इसकी जो कानून की जो गलत इस्तेमाल है, उसका आपको असर समझ में आने लगेगा। गौ माता हिंदुओं के, सनातनियों के आस्था का विषय है। गौ माता के अंदर बहुत सारे देवताओं का वास है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जिसकी वजह से गौ माता को लेकर हमेशा से एक संवेदनाएं हिंदू समाज और सनातनी लोगों में रही है। इसी का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश की सरकारों ने गौ हत्या और गौकशी पर पाबंदी लाने के लिए एक कानून बनाया, जिसका नाम था गौ संवर्धन एक्ट। ये वो कानून था जो गौ माता की हत्याओं को रोकने के लिए, उनके ऊपर हो रही बर्बरता को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो कानून जनता और देश के हित में, सनातन के हित में बनाया जा रहा है, इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ आरोपी अपने घर को महल में बना देंगे। जिस इंसान की औकात पिछले 5 साल पहले रोटी कमाकर घर चलाने की नहीं थी, आज वो बोलेरो गाड़ी में मोटी सोने की सिकड़ी पहनकर हाथों में लाखों लाखों रुपए के असलहे लहराते हुए अपने आप को सनातनी योद्धा घोषित कर रहा है। लेकिन ये सनातनी योद्धा और गोरक्षक का चोला पहनकर वास्तव में एक ही अपराध का गैंग चला रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के अंत में आते आते आपको समझ में आनी होगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा, पानीपत और दिल्ली के बीच में जो एक इलाका पड़ता है, उसके यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव। ये वो इंसान है जो 2015 से पहले इनके पिताजी, इनके परिवार की दयनीय हालत थी। साइकिल पे चलते थे ये परिवार, लेकिन आज ये बोलेरो और हथियारों का असलाहा लहराते हैं, गले में मोटी सिकड़ी पहनते हैं। ईद पैसा कहाँ से आया, इतना व्यापार? मोनू मानेसर ऐसा कौन सा व्यवसाय, ऐसा व्यापार करते हैं, इसकी अगर एक सवाल पूछ देंगे तो मोनू मानेसर के मुंह पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ये गौ संवर्धन एक्ट की वजह से ये आज लखपति करोड़पति हो गए हैं। महंगे गाड़ियों में घूमना, अय्याशी कहना, पैसे लुटाना, और ये तमाम जो संसाधन आए हैं केवल गौ माता के आशीर्वाद से आए हैं। वो आशीर्वाद क्या था आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनके गिरोह के बारे में आप समझ लीजिए। मोनू मानेसर के साथ में इनके साथ एक लड़के का नाम है लोकेश सिंगला। श्रीकांत करके एक और व्यक्ति हैं जो कि मरोड़ा का निवासी है। अनिल करके एक इंसान है जो मुरथान का रहने वाला है। इसके साथ में रिंकू सैनी। ये ऐसे नाम हैं जो लगातार इस एक्ट का, इस कानून का दुरुपयोग करते आए हैं। दुरुपयोग कैसे है मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। एक एफआईआर हुई थी 2022 में पुलिस स्टेशन नगीना में। वो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो एफआईआर का नंबर है 218/22, जो कराया था रिंकू सन ऑफ बिरजू ने, जो और अनिल मुरथान ने। इस इलाकों में ख़ासतौर पे हरियाणा, भरतपुर और दिल्ली का ये जो पूरा गोल इलाका है, इस इलाकों में जितनी भी गौ हत्याएँ, गौ संबंधित जितने भी एफआईआर हुए हैं, उसमें इन 5 लोगों का ही केवल नाम क्यों आता है? ये सबसे बड़ा सवाल मेरे रिसर्च में निकल के आया कि जितनी भी इस आसपास के पुलिस स्टेशनों में, इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर की क्षेत्र में जितने भी
एफआईआर गौ हत्या के नाम पर, गौकशी के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर दर्ज किए गए, उसमें अधिकतर नामों में ये 5 लोग ही थे। मतलब 98% एफआईआर में जो फरियादी थे वो ये 5 लोग थे। ये लोग ये करते थे कि जो व्यक्ति अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो गाय है, बैल है, उसे अगर कहीं ले भी जा रहे हैं, समझिए हरियाणा से वो बंदा राजस्थान अपने किसी व्यापार के हिसाब से या बेचने के हिसाब से ले जा रहा है, तो उनको ये पहले दौड़ा कर पकड़ते थे, उनसे पैसे छीन लेते थे। बाद में उनके साथ एक डील की जाती थी। वो डील ये गिरोह इस तरह से करता था कि आपके पास गाय या बैल पकड़ी गई है, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको झूठे केस में, गौ हत्या के केस में, गौ तस्करी के केस में आपको मैं जेल भिजवा दूंगा, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी सड़ जानी है। इस पूरे गिरोह को बैकअप दे रहा था वहाँ का स्थानिक पॉलिटिकल नेक्सस, यानी कि वहाँ के नेता। वो विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ा गिरोह इस इलाकों में चलाया नहीं जा सकता। ये जितने भी लावारिस और जितने भी नल्ली चोर लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया, इनकी अगर 2014-15 से ये कानून आने से पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो इनका परिवार भिखारी की तरह भीख मांगकर ही ज़िंदगी जिया करता था। किसानी इनसे होती नहीं थी, लोगों से उधार लेकर, लोगों से भीख मांगकर ये घर में रोटी चावल खा लिया करते थे। लेकिन आज के हालात अगर आप देखेंगे, ये एक्ट आने के बाद इनकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत आसमान की तरह, जैसे अडानी जी का पैसा बढ़ा था 2 सालों में, वैसे ही इनके पैसे और संपन्नता बढ़ती गई। इनके पास लाखों रुपए रातों रात आने लग गए। उसका कारण ये था कि ये झूठे केसों में इस एक्ट के, इस कानून के सहारे लोगों को फंसाना चालू किया। ये जो आरोप लगते थे, ये जो फरियादी बनते थे, ये केवल इसलिए बनते थे कि ताकि जो लोग पकड़े गए वो बेचारे छोटे घरों के लोग थे। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि ये जो गौ तस्करी और गौ हत्या या गौकशी के जो मामले जिसमें मैंने देखे, करीबन मेरे पास 29 एफआईआर की डिटेल्स हैं, जिसमें कि मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला, श्रीकांत, अनिल और रिंकू सैनी, ये 5 नाम 99% एफआईआरों में फरियादी के तौर पे। कभी किसी में रिंकू सिंगला अनिल है, किसी में रिंकू है, अनिल है, किसी में लोकेश सिंगला है, किसी में मोनू मानेसर है, लेकिन ये 5 लोगों ने ही मिलकर 29 एफआईआर मेरे पास आई है मेरे रिसर्च के हिसाब से, जिसमें ये फरियादी बने हैं। सबसे मुझे शॉकिंग ये लगा कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें 99% जो लोग हैं वो हिंदू हैं। मतलब इन्होंने जो वसूली का धंधा चालू किया, तुम्हारे पास अगर गाय पकड़ी गई, तुम्हारे पास अगर बकरी का मांस पकड़ा गया, तुम्हारे पास अगर मुर्गी का मांस पकड़ाया गया, उसे गौ का मांस बताकर धमकाकर इन्होंने वसूली करी। और वही कारण था कि आज ये मोटी मोटी सिकड़ी, सोने की चैन, 9-9, 10-10 लाख के असलहे, बोलेरो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, ये सब खरीद पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट तो अभी आगे आना बाकी है। इन्होंने गौ संवर्धन एक्ट कानून को हथियार बनाया। जिनके परिवार भीख मांगकर भिखारी की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, इस कानून ने उन्हें बहुत बड़ा वसूली का ज़रिया दे दिया। ये राह चलते रात में लोगों को सुनसान इलाकों में पकड़ते थे। उन पर यहाँ तक कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी निकल के आया, कुछ फरियादियों से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सर हमारे पास तो कुछ पकड़ा भी नहीं गया था, हम बारात से वापस आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें पकड़ के, जिसमें से ये 5 में से एक आदमी था, उसने हमें ज़बरदस्ती पैसे मांगे। नहीं देने पर हमें बताया कि हम गौ तस्कर के नाम पे तुम्हें जेल करवा देंगे और उसके बाद तुम ये पैसा ला के पहुँचा दोगे। 25 से 40 हज़ार रुपया उनके जेब में थी, मोबाइल फ़ोन्स थे, वो उन्होंने दिए, उसके बाद वो वहाँ से जाने दिया गया। तो इस तरह की वसूली ये लोग करना चालू कर दिए, जिसके कारण आज इनकी हालत, जो इनके पास पैसों की खेप आने लगी, उसको देखते हुए इन्होंने बाकायदा इसको पूरा फुल टाइम बिजनेस बना लिया। ऊपर से जो गाय या बैल इनके पास पकड़े जाते थे उसे वो बेचकर और पैसा वहाँ से भी कमा लेते थे। ये मोडस ऑपरेंडी पे ये लगातार काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने केवल हिंदुओं को, जिसमें 99% जो आरोपी थे गौकशी, गौ हत्या, गौ तस्करी के मामले में एफआईआर में जो नामजद लोग हैं, उसमें अधिकतम जो थे 99% जो लोग थे वो हिंदू थे, उनके नाम हिंदू थे, जिनसे इन्होंने वसूली करी। कुछ केसों में तो मैंने ये भी देखा है, जिसमें 230/2017 का केस है एक, जिसमें कि 17-18 लोगों को आरोपी बनाया गया। उसमें से जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में पेश किया कि गलती से इन लोगों का नाम उसमें आ गया था। जिन लोगों ने इनको पैसे देकर वो मामला सेटल कर दिया, इन्होंने उनके नाम की एफिडेविट बता कर उनको वहाँ से इस केस से निकाल दिया कि नहीं सर, गलती से इनका नाम चला गया था, बाकी आरोपी थे, ये हम भ्रम की वजह से इनका नाम भी जोड़ दिए थे, अब हम इनका नाम वापस लेते हैं। तो इस तरह का जो सेटलमेंट था इन केसों में, इस खास तौर पे इन इलाकों में बहुत देखने के लिए मिला। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, शायद ये सुनने के बाद
इनके जो संरक्षण करने वाले लोग हैं अब उनके पैर की ज़मीन खिसकने की बारी है। मेरी वहाँ के स्थानिक लोगों से बात होने के बाद ये गिरोह का ये प्रतिदिन का काम हुआ करता था। हर दिन 50-60 हज़ार रुपया कमा कर ये वापस लौटता ही लौटना था, ये उनका टारगेट हुआ करता था। हर दिन रातों में ये जाते थे और ख़ास तौर पर जब अगर कोई मुसलमान बकरा इनको मिल जाता था तो उसकी वीडियो बनाते थे ताकि लोगों को पता चले कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और मुसलमानों से हम अपना जो गायों की रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, अपने ऊपर गोलियां खा रहे हैं, ये दिखाकर एक मासूम सा एक संवेदनाएं हिंदुओं को ये ले लिया करते थे। लेकिन जो वीडियो के पीछे जो अधिकतर जो खेला होता था वो सनातनी भाइयों के साथ ही होता था, क्योंकि इनका वसूली का जो धंधा है, क्योंकि मुसलमान ये जानता था कि अगर वो कोई जानवर लेके जाएगा तो इस तरह के गोरक्षक दल उन्हें परेशान करेंगे, तो गोरक्षा खासतौर पे गौ माता को ले जाना, बैलों को ले जाने का जो व्यवसाय था वो अधिकतर मुसलमानों ने छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी एक आध बकरे इनको मिल जाते थे जिसको ये वीडियो के माध्यम से दिखा देते थे। लेकिन हालात ये थे कि मेरी स्थानिक रिपोर्ट के हिसाब से, वहाँ के स्थानिक लोगों के हिसाब से, इनके पास पिछले 1 सालों में करीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली की गई। ये अंदाजन रकम है, 5 करोड़ भी हो सकता है, 7 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अपने संरक्षण करने वाले राजनीतिक नेताओं को, अधिकारियों को भी बेवकूफ़ बनाया। इनके ही एक साथी से मेरी बात हुई जिन्होंने ये बताया कि विनय भाई, ये तो हमारी भी जो हमारा जो फिक्स आंकड़ा होता था ये भी हमें नहीं देते थे। उनका ये कहना था कि विनय भाई, पिछले साल इन्होंने 6 करोड़ रुपए के आसपास गिरोह ने कमाए। 20-25 लोगों का गिरोह है, उसमें से 6 करोड़ रुपया साल का पिछले साल इन्होंने कमाया, जिसमें से केवल 15 से 20 लाख रुपया अपने जो ऊपर जो बॉस बैठे हैं, जो इनको संरक्षण देते हैं, ये आंकड़ा उनको बताया और उसका आंकड़े में से भी जो उनका परसेंटेज बनता था वो उनको पहुंचा दिया और बाकी की रकम ये खा गए और हड़प गए। इन्होंने 20-22 लोगों ने आपस में बांट लिया और यहाँ तक कि जो अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी इनको संरक्षण देते थे, जो राजनीतिक अधिकारी, जो नेता इनको संरक्षण देते थे, उन्होंने उनको भी झूठ बोलकर वो पैसा इनसे खा गए। हालात ये था कि आज इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये जब भी कोई केस होता है तो उसको पैसे देकर ये रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि ऊपर के जो नेता हैं उनको भी कुछ पैसा पहुंच जाता होगा, जिसकी वजह से ये बच जाते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये है कि ये उनको भी चूतिया बनाने से पीछे नहीं हटे। जिस मालिकों ने इन्हें संरक्षण दिया, जिस अधिकारियों ने इन्हें संरक्षण दिया, ये उनसे भी हिसाब के मामले में घपलागरी कर अपना पैसा, मोटा पैसा बनाकर ये आज खुलेआम अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हालात ये हैं कि जो बेचारे जो कहीं से यात्रा कर रहे थे या अपना खुद का मवेशी ले जाकर अपने घर पहुंचा रहे थे, उन सनातनी भाइयों को भी इन्होंने टारगेट करके, आप अगर FIR उठाए, आप चाहे तो RTI मार सकते हैं। वेबसाइट, हरियाणा वेबसाइट पर जाकर आप ये FIR क्रमांक डाल सकते हैं। मैं अगली वीडियो में प्रॉपर FIR नंबर्स और उसके बाद में इन पैसों से इन्होंने कौन कौन सी ज़मीनें खरीदी, जिस इंसान की हालत 4 साल पहले भीख मांग कर रोटी खाने की थी, आज वो लाखों रुपए की ज़मीन रजिस्ट्री अपने दोस्तों के नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर कर रहे हैं। वो रजिस्ट्री नंबर, वो सर्वे नंबर, वो ज़मीन के नंबर्स मैं अगली वीडियो में आपको सबूतों के साथ, मैप के साथ, नाम के साथ पोस्ट करूँगा। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गौरक्षा के नाम पर ये जो पूरा गिरोह चलाया जा रहा था, दरअसल ये केवल वसूली का काम कर रहा था। जिन्होंने इनको पैसे दिए उनको ये पैसे लेकर छोड़ देते थे। जो इनको पैसे नहीं दे पाया, बेचारा गरीब समुदाय का था, कम पढ़ा लिखा था, उनको इन्होंने FIR कराकर इस कानून के नाम पर उसे अंदर करा दिया। हालात ये थे, उस अंदर जाने के बाद जब इनके परिवारों ने इन लोगों से मदद मांगी तो उसके बदले में परिवार, जो आरोपी है, उसको छोड़ने के नाम पर इन्होंने मोटी रकम लेकर इनको बाहर जाने के लिए रास्ता तैयार किया। एक एफिडेविट दे दी कि नहीं, गलती से इस बेचारे का नाम चला गया था, मैं वापस लेता हूँ, ताकि वो जेल से निकल सके। तो ये जो पूरा नेक्सस, ये पूरा जो धंधा है, ये लगभग केवल इस इलाके का नहीं है। गुजरात में भी मैंने एक बहुत किसी स्टोरी मैंने पढ़ी थी और वहाँ की वीडियो मैंने देखी थी कि ये गौ तस्करी करने वालों को बचाने के लिए गुजरात में एक जोशी नाम का व्यक्ति एक संस्था लेकर, अपनी टीम को लेकर सड़कों पे उतरता था। उसका ये कहना था कि हर ट्रक पे हमारा फिक्स भाड़ा होता था कि अगर आप मवेशी ले जा रहे हैं, मांस ले जा रहे हैं, तो आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी, ताकि इतना देंगे तो आप सुरक्षित अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और जो नहीं करेगा उसको इसके साथ ये मारपीट करते, उसकी जो मवेशी से उसको छीन लेते थे। बाद में खुले बाज़ार में उस हर मवेशी, समझिए एक भैंस की कीमत 40,000 50,000 रुपये, अगर 10 भैंस भी मिल गई उनको किसी ट्रक में, तो समझो कि 4 लाख 5 लाख रुपए का उनका माल तैयार हो गया। ये मवेशी को ये जमा नहीं कराते थे, ये गौशालाओं में ले जाने के नाम पर उसे खुले मार्केट में बेच देते थे। आज 4 लाख 5 लाख महीने में, अगर एक ट्रक भी अगर 4 लाख 5 लाख का पकड़ लिए
तो एक भिखमंगे जो कि अपने आप को गौरक्षक का चोला पहन के घूमते हैं, समझिए जिनकी औकात 15,000 की, 10,000 की, 8,000 की नौकरी करने की नहीं है, वो केवल एक ट्रक पकड़ के 4 लाख 5 लाख रुपया कमा लेते हैं। तो इससे बेहतर धंधा कहाँ मिलेगा। उसके ऊपर से सनातनी बनकर अपना एक चोला पहनकर लोगों की संवेदनाएं भी मिल रही हैं, अपने आप को नेता भी स्थापित कर लिए। इतना बड़ा, इतना बेहतरीन धंधा होना नामुमकिन है। जब इनसे पूछा गया जोशी भैया से कि भाई साहब आप मुसलमानों को पीटते क्यों थे, तो उनका ये कहना था कि अगर मार्केट में दहशत नहीं होगी तो वसूली कैसे हो पाएगी। शायद यही कारण था कि आप लगातार हर 4 महीने 6 महीने पे एक मुसलमान की हत्या या मुसलमानों के मारपीट की घटनाएं इस तरह के गौरक्षक दल के द्वारा आप सुनते होंगे। कारण यही है कि मार्केट में दहशत बनी रहेगी तो वसूली की रकम मोटी होगी। ये वो धंधा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के किया जाता था। ये वो धंधा है जिसमें पुलिस और सरकार भी आपकी मदद करती थी। ये वो धंधा है जहाँ पर आप एक रात में मोटी रकम पर कमा सकते हैं। ये वो धंधा है जहाँ पे आपके पढ़ाई की, आपके अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि रात में 4 से 6 घंटे आपको जागने हैं, ऐसे ट्रक, ऐसे गाड़ियों को आपको पकड़ना है। ऊपर से अगर कोई मुसलमान मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये कारण है कि आज ये जो धंधा है फल फूल रहा है। आज गौरक्षकों के नाम पर गौशालाएँ बनाई जाती हैं, लेकिन उसी गौशाला में हमने गायों को सड़ते हुए, मरते हुए भी देखा। जिस राज्यों में गौ माता को माता के तौर पर पूजा की जाती है, उसी राज्यों में हमने ट्रक भर भर के गौ माताओं को सड़ने के लिए जंगलों में फेंकते हुए भी देखा। गौ माता आज केवल बिजनेस है। शायद यही कारण है कि केंद्र की हमारी सरकार इसके मांस के निर्यात पर बांध क्यों नहीं लगा रही है, उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है। अगर हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जी के नेतृत्व वाली गृह मंत्रालय इतना ही गौ माता के प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है, तो गौ माता के जो बीफ है, उनके जो मांस है, उसको क्यों नहीं पाबंदी लगाता। यहाँ तक कि मैं उन तमाम गौरक्षकों से पूछना चाहता हूँ कि अगर सही में तुम्हारी माँ ने एक माँ ने अगर छाती का दूध पिलाया है और सही में तुम एक बाप की औलाद हो, तो तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के जो अध्यक्ष हैं, वो खुलेआम कहता है कि वो बीफ खाता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि देश के किस माई के लाल ने ऐसा गौरक्षक पैदा किया है जो इस नेताजी के जाकर एक बाल भी उखाड़ ले। मैं जानता हूँ इसके सर पे बाल नहीं, लेकिन कहीं तो बाल होगा। अगर ये उखाड़ के कोई रक्षक दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, सही में वो गौ माता की सेवा के लिए अपना जीवन निर्भर किया है। उसके पैर की धूल विनय दुबे अपने माथे पे लगा लेगा। लेकिन जरा सुनिए भारतीय जनता पार्टी का ये टकला अध्यक्ष क्या कह रहा है। बता दें कि जब मावरी से पूछा गया कि हिंदू धर्म में तो गाय को पवित्र माना जाता है, तो इस पर उन्होंने कहा वे अपनी भोजन की आदतों का पालन करते हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे लेकर हमें कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने कहा मेघालय में हर कोई बीफ खाता है। ये हालात हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लीजिए, उसके बाद गौ की कच्चे मांस को आराम से तेल में फ्राई करिए, मसाला डालिए, नमक डालिए, उसे धनिया पत्ती से सजा के अपने टेबल पर रोटी के साथ खा लीजिए। आपको कोई भी गाली नहीं देगा, कोई भी आपत्ति नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने बात करते समय भी अगर ये कह दिया कि हाँ भैया हम गाय के मांस को बहुत रुचि से देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको उल्टा उठाकर ये गौ तस्कर जो है ना जेलों में ठूस देंगे। लेकिन इस देश के अंदर उन तमाम माताओं के दूध में ना कमी महसूस हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई माइका लाल ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जाकर ये पूछ सके या सवाल कर सके कि तूने ये बातें क्यों कही। मैं देखना चाहता हूं कि पूरे देश के उन गौरक्षकों की खुली चेतावनी है मेरी तरफ से, एक आह्वान है विनय दुबे की तरफ से। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको सही में छाती का दूध पिलाया होगा और तुम अपने एक बाप के वीर्य से पैदा हुए होगे, उन तमाम गौरक्षकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम सही में एक बाप की औलाद होगे तो इस भोसड़ी वाले को जाकर आप इसका एक बाल उखाड़ के मुझे दिखा दो, विनय दुबे मान जाएगा। आज देख रहे हैं जिस तरह से गौरक्षा के नाम पर केवल मुसलमानों को टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये केवल बिजनेस मॉड्यूल और एक डर फैलाकर वसूली करने का, धंधा करने का एक जरिया मात्र है। इसके अलावा इनको गायों से कोई मतलब नहीं है, उनके संवर्धन से कोई मतलब नहीं है। खुलेआम सड़कों पे कितनी गाय बेबस लावारिस पड़ी हैं, लेकिन गौरक्षकों को नहीं दिखाई देगा। अगर गाय के साथ में मुसलमान मिल जाए तभी इनकी गौरक्षा, इनकी गौ माता के प्रति जो प्रेम है वो उभर के निकल आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर मोबाइल, हर भारतीय के मोबाइल तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि एक ऐसा धंधा है जो बिना इन्वेस्टमेंट का मोटा फ़ायदा दे रहा है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।